चलिए, सबको आवाज आ रही है मेरी, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं? प्रियंका मैडम, चित्रेश, सुनील, जी सर जी। रुपेश। हाँ चलिए, रुपेश आज जुड़े हैं। कैसे हो रुपेश सेठ? एकदम बढ़िया। चलो ठीक ठीक। चलिए, आज 6 लोग दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है। चलो, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा लग रहा है, या धीरे धीरे जुड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए, आज अपन पढ़ेंगे क्या? ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, है ना? क्योंकि इसमें ग्राम लिखा हुआ है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के जो न्यायिक मामले होते हैं उसको सुलझाने के लिए, है ना, उसमें तीव्रता लाने के लिए इसकी क्या की गई है? संकल्पना की गई है। लेकिन समझिए, हमारा मतलब अगर हम ग्राम न्यायालय की बात करें तो आज भी, अर्थात जो आज डेट है, आज डेट लगभग 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर 2022 को भी अगर हम देखें अद्यतन, है ना, वर्तमान स्थिति में भी ग्राम न्यायालय अभी भी ढंग से क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो न्यायिक ढांचा है वो बहुत जटिल है। ठीक है, तो मैं चलो आज इतना बुराई न करते हुए मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं, है ना, कि हमारे यहाँ न्यायिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊंचा होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे क्या होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, ये केंद्र स्तर पर होते हैं, ये राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के बाद क्या होते हैं? उच्च न्यायालय के बाद इसके अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इसको ही हम बोल सकते हैं जिला न्यायालय। ठीक है, और ये जो जिला न्यायालय है ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, ये 2 भागों में बटा होता है, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। अब इसी के अधीन, अर्थात जिला न्यायालय के अधीन, जो ग्राम पंचायतों में एक और न्यायालय की स्थापना की अपन देखा जाए तो जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के नीचे सिविल न्यायालय होता है। ठीक है, उसके अधीन ही क्या होता है? ग्राम न्यायालय। ठीक है ना, ये ग्राम न्यायालय। तो ये है हमारा कि हमारे भारत में इतना ज्यादा केस पेंडिंग है कि सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या नहीं कर पाता है? सॉल्व नहीं कर पाता है। वही स्थिति उच्च न्यायालय की है, वही स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के लिए। ठीक है, और इनके पास और मामला बिगड़ता जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के मुकदमे भी कौन सुनता है? अधीनस्थ न्यायालय। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इवन आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी अगर क्या होता था, किसी भी प्रकार की अगर कोई गति मतलब कहना चाहिए आपराधिक गतिविधि होती थी तो उसको कहां पर सुलझाया जाता था? ग्राम पंचायतों में सुलझाया जाता था। ठीक है, तब देश की आजादी के बाद भी वही प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, और अगर हम हमारे भारत में ग्राम न्यायालय, है ना, मतलब जो ग्राम पंचायत होती है, जैसे पिक्चरों वगैरह में आप देखे होंगे कि पंचायत फैसला सुनाती है कि किसने अपराध किया है, किसने नहीं, उसको सजा सुनाती है, ये सब आप पिक्चरों में देखे होंगे, है ना। तो वो पिक्चरों से निकल के अगर हम बात करें, विधिवत रूप से एक जो न्यायालय की स्थापना अगर ग्राम पंचायत में देखा जाए तो वही संकल्पना है किसकी? ग्राम न्यायालय की। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय के बारे में अपन पढ़ेंगे जो वर्तमान में चल रहा है, लेकिन उससे पहले ग्राम न्यायालय का इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, ये बना कैसे है?
ठीक है, तो लिखना भारतीय संविधान, भारतीय हाँ 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 जी। ये सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय और जिला न्यायालय, ये जिला अधीनस्थ न्यायालय के अधीन आएगा क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ये जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, यही जिला न्यायालय है। ठीक है, अच्छा, उसके और ये जो जिला न्यायालय हाँ के जिला अधीन न्यायालय आएगा। के, ये जिला न्यायालय के दो पार्ट होते हैं, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय स्वयं, है ना। और इसके अधीन होता है, मतलब जिला न्यायालय के अधीन ग्राम न्यायालय होता है। ठीक है सर, एक और होता इसके है लिए व्यवहार न्यायालय, ये क्या है? वो अलग होता है ना, मतलब वो भी इसी के एवज, मतलब इसी के अंडर में आ जाता है। मैं डायरेक्ट ग्राम न्यायालय किसके अंडर में आता है इसलिए आपको यहाँ लाया है ना। जैसे इसमें जो सत्र न्यायालय होता है और जो जिला न्यायालय, यहाँ आपराधिक मामले सुने जाते हैं, यहाँ सिविल मामले, है ना, वो सुने जाते हैं। अभी मैं आपको ग्राम न्यायालय को भी बांट के दिखाऊंगा, तो आपको ये सब चीज भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि जैसे कहीं पर मारपीट हो रहा है तो कौन से न्यायालय में आपको, मतलब वो कौन सा मुकदमा होता है, और अगर चोरी डकैती ये सब का जो मामला होता है वो किस मामले के अंतर्गत आता है, हत्या, है ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। निकालने वाला कहाँ गया? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ठीक है, और इसी अनुच्छेद 39A को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा, वर्ष 1986 में 114वें विधि आयोग ने भी ग्रामीण क्षेत्र के मामलों के मतलब पहले लिख लो फिर समझाता हूं, के मामलों हेतु ग्राम न्यायालय की संकल्पना या सिफारिश प्रस्तुत की। ठीक है, लिख लीजिए इसको, की संकल्पना या सिफारिश प्रस्तुत की। है ना, मतलब ये था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 39A है उसमें यह बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान है नागरिकों को। ठीक है, तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रावधान था, ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो क्या हो रहे थे, न्याय से वंचित हो रहे थे, क्योंकि न्याय में देरी अन्याय से भी बड़ा पाप है ना। तो इसी के लिए ये जो विधि आयोग है जो क्या करता है, सलाह देता है विधि से संबंधित, उसने 1986 में यह बताया कि हमारे देश में 25 से 30 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में न्यायिक मामले जो हैं वो अटके हुए हैं, उसमें देरी हो रही है। ठीक है, इसीलिए क्यों ना ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से क्या बनाया जाए, ग्राम न्यायालय बनाया जाए। ये सिफारिश प्रस्तुत की और केंद्र सरकार ने भी इसका समर्थन किया और राज्यों को ये क्या बोलना चाहिए, स्वतंत्रता दे दी कि आप अगर चाहते हैं तो अपने राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है,
और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने ग्राम न्यायालय को क्या किया, अपनाया। लेकिन यहाँ पर अभी पहला राज्य आप नहीं याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो अभी जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो वाला मामला थोड़ा अलग है, और जो ग्राम न्यायालय वाला मामला अभी हम आगे और देखेंगे, अभी से मतलब लगभग 10 से 15 मिनट के बाद, ठीक है ना। मतलब ये जो आयोग है, विधि आयोग, इसकी सिफारिश के आधार पर लिखिएगा, ठीक है, लिखना उपरोक्त आयोग की सिफारिश के उपरोक्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, उपरोक्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र हेतु, नहीं, सिफारिश के आधार पर राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया। ग्राम न्यायालय अधिनियम, या इसी को हम बोल सकते हैं लॉ, कानून बनाया, ठीक है। चलो विजय सर जुड़े हैं क्या? वंदना मैडम, विजय सर दो। हाँ सर। हाँ, अब बताओ, क्या अभी हमारे पंचायत क्षेत्र में ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू है? वो तो नहीं पता सर। व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं है ना, जहां तक मुझे पता है, मैंने जो पता किया है, अधिनियम बनाया गया था, है ना, लेकिन लागू नहीं, ठीक है। चलिए इसी को हम समझते हैं, यहां तक लिख लिया ना। अब इसके बाद यहां से अगला हो गया ना, लिख लियो ना इसको। चलिए लिखेगा छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996। छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996। ठीक है, इसको लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996। सुने हो इसके बारे में? नहीं सुने होंगे। जब छत्तीसगढ़ खुद नहीं बना था तब यह अधिनियम आ गया था, मध्य प्रदेश की बजाय उसमें छत्तीसगढ़ ही लिखा हुआ है, ठीक है। लिखना यह कानून, ये नहीं है, यह कानून मत लिखना, लिखना इस एक मिनट रुकना ना, एक मिनट, हाँ सीधा लिखना 24 अप्रैल 1996 को राष्ट्रपति के द्वारा इस कानून में हस्ताक्षर किया गया, हस्ताक्षर किया गया 24 अप्रैल, सॉरी ना, एक मिनट से गलती हो गई, 24 अप्रैल 1997 है, 1997 है ना, 24 अप्रैल 1997 है ना। अब आप बोलोगे यहाँ 96 लिखा है, तो ये जो क्या होना चाहिए, अधिनियम लाया गया उसमें 96 लिखा है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया होगा, तो वो सब करते कुराते जो है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा लिख दिया हो यार, सॉरी है ना,
राज्यपाल आएगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1997 को राज्यपाल के द्वारा इस कानून में हस्ताक्षर किया गया, ऐसा लिख लीजिएगा, इस कानून में हस्ताक्षर किया गया तथा 19 मई 1997 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है भाई। 19 मई 1997 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला लिखना, इस कानून में या इस अधिनियम में कुल 34 धाराएं हैं। कुल 34 धाराएं हैं। ठीक है, जिनमें से अपन मेन को देखेंगे। इस कानून में कुल 34 धाराएं हैं, है ना। उसमें से धारा 1, ठीक है, धारा 1 में किसका वर्णन है? संक्षिप्त नाम, है ना, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक है, इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ का उल्लेख है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996। इसका विस्तार मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, है ना। और इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो 19 मई 1997। ठीक है, चलिए अगला लिखना, धारा 2। और हमेशा धारा 2 में क्या होती है? तो हर अधिनियम, भारत में जो कानून बनेगा उसमें धारा 2 जो रहती है उसमें रहता है परिभाषाएं। अर्थात इस पूरे कानून के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनकी परिभाषाएं यहाँ दी गई होती है। ठीक है, चलिए तो ये परिभाषाएं लिख लीजिए, है ना, मैं अलग अलग से नहीं बताऊंगा ना। चलिए अगला लिखना, धारा 3। धारा 3, ठीक है, धारा 3 में है सर्कल, सर्कल या क्लस्टर का गठन। ठीक है, सर्कल या क्लस्टर का गठन। ठीक है, चलिए अब ये सर्कल या क्लस्टर क्या होगा? तो इसमें लिखना किसी जनपद क्षेत्र के 10 या 10 से अधिक 10 या 10 से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक सर्कल बनाया जाएगा। सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, एक सर्कल बनाया जाएगा तथा उस सर्कल के मुख्यालय में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे अभी जो ग्राम न्यायालय की अवधारणा चल रही है ना, उसमें ये बोला गया है कि एक गांव में एक ग्राम न्यायालय होगा। लेकिन ये पहले की अवधारणा है, उसमें ये बोला गया था कि एक क्लस्टर बनाया जाएगा। इसका जैसे एक सर्कल बना, मान के चलो टेढ़ेसरा, है ना, ये ग्राम पंचायत है, टेढ़ेसरा ग्राम पंचायत। ये एक बड़ा पंचायत है
इसके अंडर में ऐसे ऐसे करके टोटल कितने गांव बना लिए अपन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हो सके तो ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग गांव हैं, जैसे पार्री कला, ठीक है, खुटेरी, सोमनी, ईरा, धीरी, देवादा, अंजोरा, ठीक है, कोपेडी, ऐसा करके बहुत सारे गांव जो हैं ये इस सर्कल अर्थात टेढ़े सरा सर्कल के अंडर में आएंगे, ऐसा ये अधिनियम बता रहा है। और ग्राम न्यायालय की स्थापना हर जगह नहीं होगी, बल्कि कहाँ होंगी? इस सर्कल, ग्राम न्यायालय बनेगा इस सर्कल में, ठीक है। और इन गांव के लोगों को अगर क्या करना है, कुछ न्यायिक मामले को लेके आना है, चाहे वो फौजदारी हो चाहे वो सिविल मामला हो, उनको वो कहाँ लेके आएंगे? इस टेढ़े सरा ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थित ग्राम न्यायालय में, ठीक है, समझा गया। ऐसा ये प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। चलिए धारा 4, धारा 4 में क्या गया बताया गया है लिखना? राज्य सरकार, जो भी अपन पढ़ रहे थे, राज्य सरकार प्रत्येक सर्कल के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी, एक ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी, ठीक है। धारा 4 में लिख लीजिए इसको। कब चाहिएगा? हाँ बचा रहा है ना। राज्य सरकार प्रत्येक सर्कल के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी, ऐसा धारा 4 में कहा गया है, ठीक है। अगला लिखना धारा 5। धारा 5 में क्या बताया गया है? ग्राम न्यायालय का गठन, ग्राम न्यायालय का गठन कैसे होगा या संरचना, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखेंगे इतना, प्रत्येक ग्राम न्यायालय 7 सदस्यों से मिलकर बनेगा, 7 सदस्यों से मिलकर बनेगा, ठीक है। कितने सदस्यों से? 7 सदस्यों से। आप आज भी कोई ग्राम पंचायत में जाएंगे, जैसे हमारे एरिया में घूमकर क्षेत्र तरफ मैंने देखा है कि आज भी ग्राम न्यायालय का बोर्ड लगा हुआ है, सोमनी में भी लगा हुआ है ग्राम न्यायालय का बोर्ड। वो इसी समय का है, बेचारा जंग खा गया है, उसके ऊपर आज तक कोई लीपा पोती नहीं की गई है, ठीक है। तो ये बहुत कम जगह मिलता है, ठीक है। इसको लिखना, प्रत्येक ग्राम न्यायालय 7 सदस्यों से मिलकर बनेगा, है ना। और इन सदस्यों की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों की नियुक्ति जनपद पंचायत, ठीक है, इन सदस्यों की नियुक्ति जनपद पंचायत, है ना। सदस्यों की नियुक्ति की बजाय मनोनीत, इन सदस्यों को, ऐसा लिखा, इन सदस्यों को मनोनीत करना, ऐसे, इन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जनपद पंचायत को होगा, मतलब जनपद सदस्य होगा, ठीक है। इतना जनपद पंचायत सर्वसम्मति से 7 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, 7 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सदस्य कौन होगा?
ठीक है, चलिए सबसे पहला लिखिए। ठीक है, इतना एक कानून को जानने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, दूसरा लिखना एक एससी सदस्य होगा, दूसरा एक एसटी सदस्य होगा। ठीक है, चलिए तीसरा एक महिला सदस्य होगी, एक महिला, ऐसा लिख दो, पूरा ही लिख दो, एक महिला सदस्य होगी, है ना, एक महिला सदस्य होगी। ओबीसी को तो लिख नहीं पाया। एक ओबीसी सदस्य होगा या होगी, दोनों में से हो सकते हैं ना। ठीक है, छठवां नंबर एक जनपद क्षेत्र का अधिकारी होगा, है ना। इसमें प्रायः एडीओ को ही चुनते थे, है ना, एडीओ को ही चुनते थे इसके लिए। 7 कृषि विभाग या पशु चिकित्सा विभाग का एक अधिकारी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये सदस्य राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होंगे, ऐसा प्रावधान था। मतलब अगर कभी सांसद रहा है, विधायक रहा है ना, ग्राम पंच रहा है, सरपंच रहा है, जनपद सदस्य रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहा है, जिला पंचायत सदस्य रहा है, मंडी का अध्यक्ष रहा है, अगर किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में अगर वो क्या रहा है, कभी ना कभी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इस ग्राम न्यायालय के अंतर्गत 7 सदस्यों में शामिल नहीं हो सकता। ठीक, चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज आप देखेंगे तो ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है, कभी कभी किसी ग्राम पंचायत में जाना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो नए वाले में नहीं मिलेगा। कभी एकदम होता है ना, एक बड़ी सी ग्राम पंचायत होती है तो कहीं पर एक बोर्ड लगा होता है ना, बोर्ड में एकदम जंग लगा हुआ लिखाया हुआ रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा उबक के दिखेगा। ठीक है, चलिए, अगर कल मैं सोमनी जाऊंगा तो मैं देखता हूँ, फोटो ले लूंगा, भगवान करे उसको क्या बनना चाहिए, इसको लिख लिए ना, उसको बस रंग पेंट ना कर दियो। चलिए भाई, नेक्स्ट लिखो, ये हो गया। ठीक है, छठवा लिखना सर इसमें कोई योग्यता नहीं है क्या? लिख रहा हूँ, वही धारा 6 है ना, ग्राम न्यायालय के सदस्यों के लिए योग्यता। ठीक है, चलिए सबसे पहले योग्यता लिख लीजिए। पैंतालीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, पहला नंबर लिखना 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, उस सर्कल का निवासी हो जहां ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया हो।
जहां ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया हो। ठीक है। SC ST सदस्य हेतु 8वीं पास अनिवार्य। ठीक है। अन्य सदस्यों को 10वीं पास अनिवार्य है ना, 10वीं पास अनिवार्य। ठीक है, ABCDE। उसके बाद लिख लेना कानून जानने वाला व्यक्ति जनपद से मनोनीत अधिकारी एवं कृषि व पशु चिकित्सा विभाग से मनोनीत अधिकारी हेतु 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, ये थी उसके लिए क्या अहर्ता है ना। इन तीनों लोग देखो ग्रेजुएट्स होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो ये यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। तो उनके लिए 25 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई, 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, है ना। इसके अलावा इनके लिए इस प्रकार की ये जो क्या बोलना चाहिए उसको, मतलब अहर्ताएं निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। बता दूं, धारा 7 ठीक है, ग्राम न्यायालय के सदस्यों हेतु निर्हरता मतलब कौन सदस्य नहीं बन सकता। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पंच, उप सरपंच, सरपंच या जनपद पंचायत का पदाधिकारी या जिला पंचायत का पदाधिकारी या विधायक या सांसद या मंडी समिति का पदाधिकारी हो, इस न्यायालय का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। धारा 9 लिखना डायरेक्ट। कार्यकाल था 5 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल
5 बजकर। ठीक है, फिर लिखना धारा 12। धारा 12 इसमें है ग्राम न्यायालय का अध्यक्ष। ठीक है, ग्राम न्यायालय का अध्यक्ष। तो लिख लेना सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को प्रधान प्रधान के रूप में चुनेंगे। प्रधान के रूप में चुनेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रधान है मतलब उन सदस्यों में से एक व्यक्ति क्या रहेगा, प्रधान होगा, है ना। और ये जो प्रधान होंगे, है ना, ये प्रधान जो रहेंगे बाई चांस कभी अनुपस्थित वगैरह है तो जो अन्य सदस्य बचे हैं उन्हीं में से कोई एक अस्थायी सदस्य बनेगा और वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। इसके बाद लिखना धारा 13। ठीक है, उसके बाद लिखिए धारा 13। यहां लिख दो क्या धारा 13 को, नीचे एकदम ज्यादा हो जा रहा है। धारा 13 ग्राम न्यायालय का सचिव। ठीक है, तो इसमें लिखना जनपद पंचायत के द्वारा विधि की जानकारी रखने वाला, के द्वारा विधि की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ग्राम न्यायालय का सचिव मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी मनोनीत रहेंगे ग्राम न्यायालय के सचिव। ठीक है, धारा 14 में है सदस्यों के वेतन भत्ते, है ना। ये कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। ठीक है, धारा 15 लिखना ग्राम न्यायालय के सदस्यों को लोक सेवक के रूप में माना जाएगा। ठीक है, इसको लोक सेवक ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए लिखना धारा 16। इसको लिख लिए हो क्या,
तो फिर मैं धारा 16 इधर लिखूंगा। धारा 16 ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ठीक है। चलिए, अब एक होगा दीवानी या सिविल मामला, दूसरा होगा आपराधिक या फौजदारी मामला, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1000 रुपए तक के धन की चोरी के मामले, है ना। और इसमें आप लिखेगा 2 वर्ष तक की सजा वाले आपराधिक मामले, ठीक है। मतलब अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। हाफ मर्डर या मतलब अगर मर्डर नहीं हुआ है तो आप यहाँ आके न्याय की मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें क्या थी, शामिल थी इसमें, ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, और यही चीज आज भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कोई खास चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा धारा 32, धारा 32 नियम बनाने की शक्ति, नियम पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास है नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, हो गया। चल, तो धारा 34 तक है। इसमें आप जो मेन धाराएं थी मैंने आपको बता दिया है, बाकी सब जो है आप समझिए, है ना। अब क्या था कि ये जो अधिनियम है ग्राम पंचायतों में लागू किया गया, लेकिन इसके कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दिए और भारत के अधिकतर राज्यों ने इसको अपनाया ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। जिनके 7 से 8 राज्य ही ग्राम न्यायालय की अवधारणा को क्या किए, अपनाए, लेकिन ये सारे जो राज्य थे 6 से 7 राज्य, वो सारों के कानून में काफी क्या था, अधिकारिता में काफी अंतर था। तो फिर केंद्र सरकार बोले कि बच्चे लोग अर्थात राज्यों, तुम लोग को कुछ नहीं आता बनाने, अब मैं क्या करूंगा, कानून बनाऊंगा। तब फिर ये जो छत्तीसगढ़ में जो चल रहा था सिस्टम, इसको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। और एक बार फिर से ग्राम न्यायालय की एक बहुत जबरदस्त अवधारणा सामने आई। केंद्र सरकार ने उसके लिए प्रयास किए। तो लिखिएगा, है ना, इसके बाद लिखिएगा विस्तार डाल के, है ना। आपने शुरू में ग्राम न्यायालय हेडिंग डाला है ना, तो लिखिएगा केंद्र सरकार ने 2005 के पश्चात एक सशक्त ग्राम न्यायालय
एक सशक्त ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किए एवं ये हाँ चलिए उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट जो है ठीक है। ये 15 मई 2007 को राज्यसभा में ग्राम न्यायालय अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम का मसौदा, विधेयक बोलते हैं जिसको, प्रस्तुत किया। ठीक है, लिखिएगा लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को 2008 में स्वीकृति प्रदान की। या ये भी लिख सकते हैं कि वर्ष 2008 में क्या किया गया, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को लोकसभा और राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखना 2 अक्टूबर 2009, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, को लागू किया गया। ठीक है, तो आप अब अपनी हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग डालेंगे ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ठीक है, और इसको बताइए। ये लिख चुके हैं क्या सब? तो मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद फिर से लिखाऊंगा अभी। ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लिखना। यह अधिनियम, ऐसे मत लिखो, लिखना ग्राम न्यायालय अधिनियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, 2008 को 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। ठीक है, अब देखो इसको लागू किया गया तो केंद्र सरकार ने समस्त राज्यों को बाध्य किया कि आप इस अधिनियम को क्या कीजिए, अपनाइए। बहुत से राज्यों ने इसको अपनाया, लेकिन पहला जो राज्य आएगा उसको लिखेंगे, लिखना राजस्थान। लिखेगा, चल ही नहीं रहा है, लिखेगा राजस्थान
देश का पहला राज्य बना जिसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को लागू किया ठीक है। ठीक है, उसके बाद लिखना वर्तमान में देश के 7 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लागू है। वर्तमान में अगर मैं संख्या के हिसाब से देखूं तो 208 ग्राम न्यायालय संचालित है। ठीक है, वर्तमान में देश में 208 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, कार्यरत है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है तो लिख लेना, वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के 7 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को ग्राम न्यायालय की स्थापना न करने के सवाल पर जवाब प्रस्तुत न करने पर 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख क्या, एक सब पर 1-1 लाख रुपए ना, पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, जुर्माना लगाया है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम, पंजाब, गुजरात। ठीक है, असम, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। ठीक है, देखो भाई ये बहुत मतलब उसके हिसाब से देखें तो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एडीओ के पंचायती राज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ना।
तो ये ऐसे 7 राज्य हैं जिन्होंने ग्राम न्यायालय को नहीं अपनाया है, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने क्या नहीं किया है, इसको नहीं अपनाया है। तो 7+1, ठीक है, 7+1 यूनियन टेरिटरी। चलो, तो ये है अपडेटेड है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। और आपसे ये भी पूछ सकता है इसको पहले किसने लागू किया है, तो राजस्थान ने। और कितने न्यायालय अभी तक स्थापित है, तो 208 स्थापित है, ठीक है। चलिए, अब लिखना ये जो 2000 ये जो लाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। पूछेगा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया, नागरिकों स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा न्याय उपलब्ध करवाना, ठीक है, न्याय उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखना स्थापना। कैसे इसकी स्थापना होगी, तो लिखेगा राज्य सरकार एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकेगी, है ना। जैसा आप अभी पिछला वाला पढ़े थे ना, उसको और इसको पढ़ो, है ना, तो आपको काफी क्या दिखेगा, अंतर दिखाई देगा। आप बताओ, जनपद पंचायत सदस्य लोग जो हैं इस इतनी बड़ी न्यायिक व्यवस्था का क्या करेंगे, सदस्य मनोनीत करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कुछ ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता, इसलिए बोल रहा हूं, है ना, कि वो जो ढांचा था और ये जो ढांचा है, इस पे अगर आप अंतर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है ये क्यों पावरफुल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, लिखना इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार उस राज्य की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर ही ग्राम न्यायालय
की स्थापना करेगी। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर ही ग्राम न्यायालय की स्थापना हो सकती है। और वहां पर वो किसको दिया गया था अधिकार? कानूनविदों को नहीं, अर्थात कानून की जानकारी रखने वालों को नहीं, बल्कि हमारे यहाँ राजनीतिक प्रमुख अर्थात जनपद पंचायत के जो जनपद सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वो वहां मनोनयन करते थे। बट यहाँ पर देखो परामर्श से क्या हो रहा है? ग्राम न्यायालय की स्थापना। अब आ जाओ सदस्य, सदस्य जो रहेंगे, है ना। तो आप अगला लिखना ग्राम न्यायालय की संरचना। ग्राम न्यायालय की संरचना, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा संरचना की अगर हम जाते हैं तो ठीक है, इसमें लिखना राज्य सरकार राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य सरकार राज्य के उच्च न्यायालय राज्य सरकार राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति करती है। ठीक है, चलिए ए नंबर लिखना, कौन होते हैं इनके अध्यक्ष। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के एक होगा, है ना। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारी न्यायाधिकारी होते हैं, न्यायाधिकारी होते हैं, है ना। इनकी अहर्ता का प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान होगी, के मजिस्ट्रेट के समान होगी। न्यायाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं सेवा भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान होगी। बस, ठीक है। आप सीधा स्टार डालते हैं ऐसा, ठीक है। इतना ही होता है, इसमें कोई मनोनीत सदस्य एक ही होता है। ये जो है ग्राम न्यायालय में क्या करते हैं, कोई भी मुकदमा आता है उसका निराकरण या उसके लिए न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया इसकी शक्तियां, सॉरी ये इसके, ठीक है। चलिए अगला लिखना
इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है। उसका लिखना शक्तियां एवं प्राधिकार, ठीक है। तो शक्तियां एवं प्राधिकार में लिखेंगे ग्राम न्यायालय दीवानी, पुस्तक में लिखना सिविल मामले एवं आपराधिक, पुस्तक में लिखना फौजदारी मामले, दोनों को ही देखते हैं, ठीक है। पहला आ जाएगा सिविल या दीवानी मामला, फौजदारी या आपराधिक मामला, ठीक है। सिविल या ठीक है। तो फौजदारी वाले में क्या है, तो लिखना 2 वर्ष की अधिकतम सजा वाले मामले को तो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला लिखना है सिविल मामलों के अंतर्गत निम्न अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों को ये न्यायालय देखता है। जैसे पहला ए नंबर लिखना, जैसे छुआछूत से संबंधित मामला, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। ठीक है, अगला लिख देना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, घरेलू हिंसा से, है ना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मेंस में पढ़ेंगे आप ये सब। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक। अगला आप लिखना बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून या अधिनियम 1976, 1976,
ठीक है। चलिए, तो इनसे संबंधित कोई मामला है तो क्या है, आप ग्राम न्यायालय मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी है वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के न्यायालय अर्थात ग्राम न्यायालय में न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है। अब समझिए, मान के चलो किसी महिला के साथ उस मतलब किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए जो अपराध है ना, वैसा कोई कृत्य उसके साथ किया जाता है, उसको घरेलू हिंसा के मतलब उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, तो वो महिला अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित ग्राम न्यायालय में क्या कर सकती है, गुहार लगा सकती है। और बाई चांस क्या ग्राम न्यायालय ने क्या कर दिया, और मतलब कहना चाहिए क्या बोलना चाहिए उसको, ग्राम न्यायालय ने मुकदमे को सुना और क्या दे दिया, अरे भाई मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उस महिला ने पहले न्याय की मांग की, उसके पश्चात उसका क्या होगा, मामला सुना जाएगा और मामला के तहत उस ग्राम न्यायालय ने का निर्णय दे दिया। और जिसके ऊपर जो मतलब जिसके लिए उन्होंने निर्णय दिया है, अर्थात ये सिद्ध हो गया है कि उन व्यक्तियों ने या उन एक परिवार ने उस महिला के साथ घरेलू हिंसा किया है, तो ऐसा परिवार अपील कर सकता है, अपील, है ना। तो अपील कहाँ की जा सकती है, अपील, ठीक है। तो आप ऐसा लिखेंगे, सिविल या दीवानी मामले, सिविल या दीवानी मामले के लिए ग्राम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या फैसले के विरुद्ध अपील, ठीक है। तो इसके लिए कहा, जिला न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कहाँ दी जा सकती है, जिला न्यायालय में चुनौती। मैंने अभी आपको बांट के दिखाया था ना, दो, जिला और सत्र न्यायालय। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो इस ग्राम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। और मामला अगर किसका हो, इसका, तो यहां पर भी सेम लिख लेना, फौजदारी मामले, पूरा लिख लोगे क्या, ऐसे ही आएगा, फौजदारी मामले के लिए ग्राम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपील के लिए के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, तो सत्र न्यायालय, वही जिला न्यायालय का ही एक और भाग होता है सत्र न्यायालय। तो यहाँ पर इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अगला लिखे ना, ओके। अब मान के चलो अपील कर दिए, ये इधर, तो लिख लेना, जिला एवं सत्र न्यायालयों को ग्राम न्यायालय, सत्र न्यायालय को ग्राम न्यायालय के आदेश के खिलाफ, ग्राम न्यायालय के आदेश या फैसले के खिलाफ प्राप्त याचिकाओं के लिए प्राप्त याचिकाओं पर 6 माह के अंदर फैसला देना होगा। ठीक है, 6 माह के अंदर वो
फैसला देगा या निर्णय देगा। ठीक है, अगला क्या है, ग्राम न्यायालय की भाषा। भाषा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के समक्ष ग्राम न्यायालय की कार्यवाहियां एवं उसके निर्णय अंग्रेजी भाषा से भिन्न राज्य की राजभाषाओं में से एक भाषा में होगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगला ग्राम न्यायालय के अभिलेख हिंदी भाषा में रखे जाएंगे। हिंदी भाषा में रखे जाएंगे। चलिए, हो गया भाई। चलिए, हो गया भाई। एक और चीज है, इंपॉर्टेंट है, लिखना। ग्राम न्यायालय के अंतर्गत दो मामले होते हैं। एक होता है सिविल या दीवानी मामला, एक होता है आपराधिक या फौजदारी मामला। ठीक है, ठीक है, तो प्रयास किया जाता है कि सिविल मामलों को आपसी समझौता से निपटाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चल पहले लिख लो, फिर आपको समझा रहा हूं क्या चीज है ना। और आपराधिक मामले में लिखना प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से, अर्थात अपना अपराध स्वीकार करने के लिए
अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मौका दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे, इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। जब आप किसी को क्या देते हैं, अपना अपराध स्वीकार करने का मौका देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई 16 साल का लड़का है, ठीक है, आजकल के लड़के लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। अब ये 16 साल का लड़का एफजी गाड़ी में क्या कर रहा है, 180 की स्पीड में घूम रहा है ना, और उसने क्या कर दिया, एक बाबा को ठोकर मार दिया। बाबा मतलब वृद्ध व्यक्ति को ठोकर मार दिया, वो वृद्ध व्यक्ति मर गया। ठीक है, अब क्या होगा मामला, अब मामला ये होगा कि वो जो वृद्ध व्यक्ति के जो घर वाले हैं, है ना, वृद्ध व्यक्ति के घर वाले हैं, वो उस लड़के के खिलाफ क्या करेंगे, पुलिस में केस करेंगे। ठीक, अब जो है पुलिस जो है उस गाड़ी समेत उस लड़के को गिरफ्तार करके ले जाएगी। अब वो लड़का अगर अमीर घर का है तो उसके पापा उसको बेल वेल में क्या कर लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो वो ऐसा जो मामला होता है, इस मामले में क्या है, बीच का एक मध्यस्थ आदमी निकाला जाएगा, वकील, समझदार व्यक्ति या कोई अनुभवी व्यक्ति। अब वो जो है उस बाबा के घर जाएगा, मतलब उस वृद्ध व्यक्ति के घर जाएगा और उनको समझाएगा कि देखो भाई, आपके यहाँ जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, शायद उसकी मृत्यु भगवान ने ऐसे ही लिखी होगी, है ना, तो अब जो चला गया वो कभी लौट के नहीं आ सकता। उस लड़के की बात करें तो वो लड़का क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है ना, उसने ये जो घटना जो घटित की है उसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा क्या है, वो आपसे माफी मांगना चाहता है। तो उस परिवार का उस परिवार की एक डिमांड, मतलब कहना चाहिए आपसे एक क्या है, विनती है कि आपका जो आपने जो खोया है वो तो वापस आ नहीं सकता, और आपने जो खोया है वो कुछ कमा भी नहीं रहा था, वो तो वृद्ध आदमी था जो सिर्फ जिंदगी काट रहा था। उससे अच्छा है कि आप एक राशि बता दो, उस राशि को वो परिवार आपको दे देगा और ये मामले को यही क्या कर दिया जाएगा, सुलटा दिया जाएगा। ठीक है, देखो कार्यवाही तब होती है जब पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति से संबंधित परिवार उस अपराध करने वाले के ऊपर क्या करे, केस करे। अब जो है वो जो मतलब वृद्ध व्यक्ति के जो परिवार है वो बोलेगी ठीक है, हमारा 5 लाख डिमांड है, 5 लाख दे दो, हम केस क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक है, अब वो 16 साल के लड़के को बताने जाएगा वकील या कोई उनके मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति कि भाई वो जो है 5 लाख रुपए लेंगे बोल रहे हैं, आप मेरे को दे दो, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर उनसे वो 5 लाख रुपए लेगा और वो पीड़ित व्यक्ति को दे देगा। वो थाने जाएंगे, वो केस को क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक है, मामला यहीं पे क्या हो गया, उलझ गया, है ना। अरे भाई इसी का मतलब हुआ ना, अपराध स्वीकार कर लिया, लड़का स्वीकार रहा है कि मेरे से गलती हुई है, परिवार भी स्वीकार रहा है मेरे से गलती हुई है, हम अपराधी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो प्ली बार्गेनिंग का जो मतलब की जो स्थिति है वो प्राय ग्राम न्यायालय के अंतर्गत कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन जो मध्यस्थ आदमी होता है ना वो हमेशा बदतमीज होता है ना। जो पीड़ित अगर 5 लाख बताया है ना तो वो लड़के के परिवार से 5.5 लाख रुपए लेगा और 50,000 अपने पास लेगा। ठीक है, और अलग से कमीशन और लेगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ जो भारत में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अब ये सिविल मामलों का आपसी समझौता वाला बात है, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, चोरी कर ली। ठीक है, चोरी कर ली और चोरी उसने क्यों की है, मजबूरी के कारण की है। उस मामले को जिसके घर में चोरी हुई है वो आदमी कहाँ लेके जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का ही आदमी है, वो उसको पुलिस थाने लेके जाएगा, है ना। पुलिस थाने वाला उसको न्यायालय लेके जाएगा। ठीक है, न्यायालय ले जाने से पहले ही क्या कर दिया जाए, या न्यायालय से बाहर ही उनको क्या कर दिया जाए, समझौता करवा दिया जाए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, इतना इतना दे दो आपस में और तुम क्या कर लो, समझौता कर लो। ऐसे मामले को हम क्या बोलेंगे, ये वाला मामला। ठीक है, चलिए दोनों समझ में आ गया। तो ये था आपका ग्राम न्यायालय। ठीक है, अब जरा समझिए कि क्या छत्तीसगढ़ में ये लागू है या नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में ये प्रावधान 2 अक्टूबर 2009 से ही 2 अक्टूबर 2010 से ही क्या है, छत्तीसगढ़ में ये लागू हो चुका है। लेकिन
छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक स्तर में इसको अपनाया नहीं जाता है। हर ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय की अवधारणा क्या है, लागू है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उसको अपनाया अभी तक नहीं गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतने अधिकारी ही नहीं हैं हमारे प्रशासन के पास, क्लास 1 ऑफिसर मजिस्ट्रेट स्तर के, जो एक एक ग्राम में जाके क्या करेंगे, ऐसे कुछ मामलों को सुनेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखा जाए तो ये वाला भी जो अवधारणा है एकदम बकवास है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अंतिम रूप से हमारे यहाँ ये वाला जो न्यायालय है, ये सिस्टम भी क्या है, असफल है। लेकिन सरकार ये मान रही है कि हमने लागू किया है, राज्यों ने भी इसको लागू कर लिया है, और वो बीच बीच में टोचन देते रहती है, जैसे अभी 1-1 लाख रुपए का दे दी है। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राम न्यायालय। अगली क्लास में हम देखते हैं कि मैं और नया रूप क्या शुरुआत करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही करें, शायद टाइम ज्यादा हो गया है। तो ग्रामीण आवास में सब आइए, सॉरी ग्रामीण विकास में सब आइए। ठीक है।